Hello, dear aspirants. Welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video, and today we are going to discuss about human resource management and training. So we have already discussed a little bit about resource management and human resource management in our first class. अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, इसके क्या नीड्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रोसेस है, फंक्शंस है, वो सब हम डिटेल में देखेंगे. प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम सब आज के इस लेक्चर में समझेंगे. और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस नेट में आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है ये हम पहले समझ चुके हैं. एक सिस्टमैटिक प्लानिंग, डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन और इवैल्यूएशन है ह्यूमन एबिलिटीज़ का, जहां हम मैनेजमेंट में ह्यूमंस का यूज़ करते हैं, उनको एज अ रिसोर्स लेते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है. ओके, जहाँ जैसे कि बात होगी अगर एक कंपनी की, तो कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं. हर एम्प्लॉय एक पोजीशन पर सिलेक्ट होता है और वो अपना काम करता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे काम क्या आ रहा है, जो ह्यूमंस हैं एज अ रिसोर्स हमारे काम आ रहे हैं, और प्रॉपर उनकी एफिशिएंसी का यूज़ करना, जिसके लिए उनकी एबिलिटीज़ का यूज़ करना बेस्ट वे में, ये एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का की फंक्शन होता है. ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, सेटिस्फैक्शन और वेलबींग अचीव करने के लिए. तो एचआरएम डील्स विद द डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल का इफेक्टिव और डेवलपमेंट हो, इसीलिए ये एचआरएम डील करता है. नॉट मेरली लेबर, सिर्फ काम करवाना उनसे नहीं होता है, बट आप कितना एफिशिएंटली काम करा सकते हो, जो उनके पास स्किल्स है उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये एचआरएम का काम होता है. अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो कि मोस्टली थोड़े फेमस लोगों ने, थोड़े फेमस ऑथर्स ने दी हुई हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में क्या कहा है हम देखते हैं. तो एडविन बी फिलिपो ये कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organizational and societal objectives are accomplished. वही चीज़ है, बट अपने वर्ड्स में इन्होंने डाल के बताया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी नॉर्मल मैनेजमेंट की तरह ही है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन इसमें भी होता है. ठीक है, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है. और एंड हमें क्या मिलता है, एक इंडिविजुअल लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स यूज़ किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर यूज़ किया जा सकता है, या सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से भी इसको अकम्प्लिश किया जा सकता है. फिर माइकल जे ज्यूसियस क्या कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एक फील्ड है मैनेजमेंट की, जो डील करती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग के साथ में, और फंक्शन करती है प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग अ लेबर फोर्स. लेबर फोर्स का मतलब यहाँ पर है जो लोग एक साथ इकट्ठा होकर के एक गोल के लिए काम कर रहे हैं, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट कैसे हो, उनका मेंटेनेंस कैसे हो, उनकी ट्रेनिंग कैसे हो, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील करती है एक प्रॉपर मैनेजमेंट फंक्शन के साथ में, प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके, कंट्रोल करके, इस तरीके से. फिर है EFL ब्रेच, इन्होंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is that part of management which is primarily concerned with the human constituents of an organization. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट बहुत ही वास्ट पार्ट होता है, और ह्यूमन रिसोर्स उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है. ठीक है, ये मोस्टली किसके साथ काम करता है, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, जब हम कोई एम्प्लॉय रखते हैं और हर एम्प्लॉय का अलग अलग उस कंपनी में स्टेटस होता है, उसको जॉब प्रोफाइल अलग होती है, राइट. कोई होगा मैनेजर, कोई होगा असिस्टेंट मैनेजर, कोई होगा एग्जीक्यूटिव लेवल पर, इस तरीके से होता है. तो हर इंसान जब हम चूज़ करते हैं, जो एम्प्लॉई है वो हम जब लेते हैं एज अ एम्प्लॉयर, हम उनको हायर करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम उनके पास जो नॉलेज और स्किल्स है उसका बेस्ट यूज़ करें. ठीक है, और किस तरीके से हम एफिशिएंटली उनसे काम करवा सकते हैं, ये कहलाता है एक्चुअली में एचआरएम, कि हम उनके नॉलेज का किस अच्छी तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से एफिशिएंटली उनका यूज़ कर रहे हैं, कि जिससे कि सिर्फ हमारा ही नहीं, जो पर्सन आपके साथ में एम्प्लॉय हुआ है, एम्प्लॉय जो आपका बना है, उसमें भी डेवलपमेंट आए, वो और अच्छा आगे चल के काम करे. ये एक्चुअली में फंक्शन होता है एचआरएम का. फिर डेल योडर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
बहुत ही इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। ह्यूमन रिसोर्सेज हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें पता है क्या होती है, नॉलेज होते हैं, स्किल्स होते हैं, जो कि हर पर्सन का अपना पर्सनल होता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज, और यू कैन ऑल्सो से इट इज अ पर्सनल रिसोर्सेज टू अचीव बोथ ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी इससे पूरा होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उनका गोल है वो भी अचीव होगा, प्लस उनका पर्सनल गोल भी अचीव हो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने नॉलेज और स्किल को यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हम उसे डेवलप कर पाएंगे, राइट। तो ये थोड़े से मैंने 4 यहाँ पर फेमस जो पर्सनालिटीज़ है उनका मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डेफिनेशन बताया है। आप और ढूंढ सकते हैं, और PYQs में जाकर के आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से और आते हैं जो फेमस पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशंस दी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ HRM की। एक फंक्शन हम ऑलरेडी HRM का पढ़ चुके हैं, नॉट HRM, एक्चुअली हम रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन कॉमन क्या है, वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी। रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला फंक्शन मैनेजरल फंक्शन होता है। मैनेजरल फंक्शन मतलब क्या, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, इंप्लीमेंट करना, कंट्रोल करना और एवेलुएट करना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लानिंग मतलब हमको आइडेंटिफाई करना है गोल्स को, ठीक है। एस्टिमेटिंग टाइम, सब कुछ सेट करना है, कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में, एनर्जी कितनी लगेगी, स्किल कितना रिक्वायर्ड होगा, एंटिसिपेटिंग कंस्ट्रेंट्स एंड वर्कलोड, किस पे कितना वर्कलोड जाएगा, कहाँ पर काम ज़्यादा होगा, कहाँ पर वर्कलोड कम होगा, ये भी आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, प्रायोरिटाइज करना होता है एक्टिविटीज़ को। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। हमने प्लान बना लिया है, अब हम टास्क में जो भी हमें चीज़ें चाहिए, जैसे हमें मेंबर्स चाहिए, फैमिली मेंबर्स, ठीक है, टास्क में या ऑफिशियल ऑर्गेनाइजर के हम पर्सन, एक एम्प्लॉय को आपने काम दिया या उनकी टीम को आपने काम दिया, तो फिर वो टीम क्या करेगी, उसका पूरा अपने ऊपर पूरा उसका व्हाट वी से जिम्मेदारी लेगी, हम कह सकते हैं, है ना। पूरा उस काम का जो एक्चुअली में जिम्मेदारी है वो टीम ने लिया, एंड नाउ दे वांट टू एलोकेट ऑल दी वर्क्स की, ठीक है, इसके लिए हमको ये ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़रूरत पड़ेगी, राइट पर्सन को राइट टास्क मिले, ये ऑर्गेनाइजिंग होता है। ठीक है, बेसिकली। देन इम्प्लीमेंटेशन आता है, परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज़, स्किल्स, टूल्स, टेक्निक्स, क्या कर लेना है, वर्क रिदम कैसा है, प्रॉपर सब कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ आर्गोनोमिक्स। ठीक है, आर्गोनोमिक्स यानी यहाँ पर वर्क सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है, कैसे काम को ईजिली किया जा सकता है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। ठीक है, कंट्रोलिंग होती है, अगर कहीं से डेविएशन जा रहा है, कहीं कुछ काम गड़बड़ा रहा है, तो वो चीज़ हमें मॉनिटर करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है कि ये कंट्रोल से बाहर ना जाए, है ना। ओवर वर्क और स्ट्रेन को प्रिवेंट करना है, एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स व्हेन रिक्वायर्ड, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी एडजस्टमेंट की उसके अकॉर्डिंग चलना है, और लास्ट में इवैल्यूएशन होता है। तो ये सब ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जब हमने इन जनरल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें ये फंक्शन देखे थे। बट HRM का ये फंक्शन तो है ही, मैनेजरल फंक्शन तो है ही, 2 और फंक्शन है, वो कौन कौन से वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ HRM। ठीक है, ऑपरेशनल फंक्शन क्या होता है, मतलब एक्चुअली में जो HRM है वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, काम कर रहे हैं, तो उनके क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रोक्यूरमेंट फंक्शन। तो प्रोक्यूरमेंट को सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सही पर्सन को ढूंढने की कोशिश हो रही है। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक प्रोक्यूरमेंट जब हमने न्यूट्रिशन और फूड सर्विस मैनेजमेंट वगैरह, जब हमने फूड प्रिजर्वेशन पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था, उसमें हमने कैसे देखा था कि जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में छाटा भी नहीं कहते हैं, कि भाई हम बेस्ट जो है उनको निकाल करके लेकर के आएंगे अपने यूज़ के लिए, और जो बेस्ट नहीं है उनको हम छोड़ देंगे। सेम ये यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी होता है, कि हम अपने लिए अगर आप एक कंपनी खोलते हैं तो हम अपने लिए बेस्ट चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ हमारे पास में आए। ठीक है, कंसर्न विद गेटिंग द राइट पीपल, जो आपका काम कर सकते हैं, जो आपका गोल्स पूरा कर सकते हैं, आप उन लोगों को रखना चाहेंगे अपने पास में, है ना। इसलिए जब भी जो HR होता है, ह्यूमन रिसोर्स पर्सन जो होता है, HR मैनेजर जो होता है, वो क्या करता है कि एक जॉब निकाला जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन निकाला जाता है, जॉब प्रोफाइल निकाली जाती है, कि हमको एक फलाना फलाना पर्सन की ज़रूरत है, उसको इस पोजीशन पे रखा जाएगा, एग्जीक्यूटिव पोजीशन है या इंटर्न पोजीशन है या जो भी पोजीशन है उस पर रखा जाएगा। मतलब आप उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए वो पर्सन को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, इसमें रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट और इंडक्शन होता है।
ये आई थिंक हम सबको पता होगा कैसे होता है ना। सबसे पहले ढूंढा जाता है कि प्रोफाइलिंग सेट करी जाती है कि हमको क्यों, कौन सी जॉब है जो खाली है इसके लिए हमें चाहिए। फिर उसके बाद में उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। फिर उसके बाद में ये सारा कुछ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आता है, ठीक है। फिर इंटरव्यू लिया जाता है, फिर उसके बाद उनका रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, फिर प्लेसमेंट होता है, इंडक्शन होता है, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है इफ़ नीडेड। अगर वो पर्सन को पहले से काम आता है तो ट्रेनिंग की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर आता है डेवलपमेंट फंक्शन। अब डेवलपमेंट फंक्शन आ गया, अब वो पर्सन जो है वो आपका प्लेसमेंट हो चुका है, वो आपकी कंपनी में आ चुका है। अब आप क्या करोगे, उसका जो स्किल्स हैं उसके जो ऑलरेडी उसके पास में है उसको आप और एनहेंस करने की कोशिश करेंगे, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हम उसकी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन, करियर डेवलपमेंट, ये इस तरीके के डेवलपमेंट फंक्शंस जो है ये भी एचआरएम का काम होता है। फिर आता है कंपनसेशन फंक्शन। कंपनसेशन फंक्शन यानी कि अब जो वो हमारे लिए काम कर रहे हैं उसके लिए हमें उन्हें रिवॉर्ड देना है। ऑब्वियसली जब आप कोई आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आप क्या चाहते हैं, बदले में आप उनसे अच्छी वेजेस चाहते हैं, अच्छी सैलरी चाहते हैं, राइट। तो ये कंपनसेशन एचआरएम का काम होता है देने का, कि वो रिन्यूमरेशन और रिवॉर्ड्स आपको दे। वो आपको बताएंगे कि हाँ ये आपकी सैलरी होगी या फिर आपका डेली वेजेस होगा, जिस भी कंपनी में अकॉर्डिंग जो भी उनका पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग। फिर इंसेंटिव्स और बोनस होगा, अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, तो आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा पे मिलेगा। या आप अगर ये करते हैं तो इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा, इस तरीके से। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे कि किसी पर्सन ने अगर बहुत अच्छा काम किया है तो उसके लिए अलग से एक पॉलिसी बनी हुई है कि भाई हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का कुछ छोटा सा रिवॉर्ड उनको देंगे, या फिर कुछ इस तरीके से। वो फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब अपार्ट फ्रॉम सैलरीज, इंसेंटिव्स एंड बोनस, इसके अलावा आपको जो भी कुछ मिलता है। बहुत सारी कंपनीज इंश्योरेंस भी करवाती हैं कि हमारे ये बेनिफिट है कि आपको इंश्योरेंस मिलेगा, हमारा ये बेनिफिट है कि आपको ये एज एम्प्लॉय आपने ज्वाइन किया तो ये वाली सर्विस आपको फ्री मिलेगी या फिर इतने % ऑफ में मिलेगी। ये सारे फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। और फेयर और इक्विटेबल पेमेंट, ठीक है। फेयर और इक्विटेबल पेमेंट का मतलब है कि आप जिस पोजीशन पे आपने अप्लाई किया है उस पोजीशन के हिसाब से आपको उसका फेयर और इक्विटेबल पेमेंट मिलेगा। मतलब आपका जो काम है और जितना आपका नॉलेज और स्किल है उसके हिसाब से आपको पे या सैलरी, आपकी पे स्केल उतना होगा, ठीक है। फिर आता है इंटीग्रेशन फंक्शन। इंटीग्रेशन फंक्शन में कंसर्न विथ हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन यानी कि अब जो नया एम्प्लॉय आया है, ज़रूरी ये भी है कि वो टीम वर्क में काम करे, है ना। आपने उन्हें जिस भी टीम में रखा है या फिर आपने उन्हें जो भी को वर्कर्स दिए उनके साथ में उनका अच्छा तालमेल बैठना चाहिए। तो इसीलिए ये एचआरएम का काम है कि वो उनको किसी तरीके से मोटिवेट करे, कम्युनिकेशन बना रहे हैं उनके बीच में, टीम वर्क हो, ग्रीवेंस हैंडलिंग हो, जो कि होती है हर ऑफिस में, हर इंस्टीट्यूशन में होती है। कि अगर आपके साथ में कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ हुई है, जैसे किसी ने आपको बुरा कहा है या लड़ाई हुई है या इस तरीके से कुछ भी हुआ है, तो ग्रीवेंस हैंडलिंग भी वहाँ पर होता है कि आप शिकायत कर सकते हैं कि ये फॉलोइंग पर्सन इज़ लाइक मुझे मिसबिहेव कर रहे हैं मेरे साथ में, तो आप प्लीज़ एक्शन लीजिए इनके खिलाफ, ये होता है, ठीक है। फिर आता है मेंटेनेंस फंक्शन। फिर कंसर्न विथ रिटेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। रिटेनिंग ह्यूमन रिसोर्स यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को रखने तक ही सीमित नहीं है, अब आपको एम्प्लॉय को रिटेन भी करना पड़ेगा। मतलब अब आपको उन्हें रोकना पड़ेगा, ठीक है। रोकना कैसे होता है, जब एम्प्लॉय को लगता है दैट ही इज़ सेफ इन दी कंपनी, उसको जॉब सेफ्टी वहाँ पर मिलती है तब, ठीक है। तो हेल्थ और सेफ्टी का हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हम दे ही रहे हैं, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं उन्हें इंश्योरेंस दूंगी, वेलफेयर मेजर्स दूंगी, मैं उन्हें बताऊंगी कि अगर आप हमारी कंपनी का इस तरीके से ये करें तो आपको ये आइटम 50% पर मिलेगा। जैसे कि अगर एज अ डाइटिशियन जो है हॉस्पिटल्स में जब काम करती थी, तो होता है कि कई बार हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ के लिए जो मेडिसिन एंड ऑल होती हैं वो अप टू 50% 40% ऑफ पर मिल जाती थी। ये होता है वेलफेयर मेजरमेंट, ठीक है। तो कंपनी आप कोई भी ज्वाइन करो, छोटा मोटा उसमें वेलफेयर मेजर्स मिलता ही है। जॉब सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है कि भाई टाइम टू टाइम आप चाहो तो आपने 2 साल हमारे कंपनी में कंप्लीट कर लिया है, 1 साल कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपको 5%, 10%, 20% इंक्रीमेंट मिलेगा। दिस इज़ वॉट जॉब सेटिस्फैक्शन इज़। फिर वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आप एम्प्लॉय को छुट्टी वाले दिन भी काम करवा रहे हैं, उनको प्रॉपर लीव मिलना चाहिए। अगर वो लीव लेना चाहते हैं तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप उनको समझा सकते हैं कि आपके पास इतनी लीव है तो यू कैन टेक दैट। तो दिस इज़ वर्क लाइफ बैलेंस विच हैज़ टू बी मेंटेन। तो जिससे होता है कि एम्प्लॉय जो है वो तभी रिटेन कर पाएगा जब हम
उसके फेवर के बारे में सोचेंगे कि भाई उसको एडवांटेज मिलना चाहिए। वाई नहीं तो वो आपका गोल कंप्लीट करने के लिए क्यों काम करे, और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे अच्छा काम कर रही है। तो मेंटेनेंस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ईयर ऑफ HRM। ठीक है, फिर आता है लास्ट सेपरेशन फंक्शन। सेपरेशन फंक्शन, अब यहाँ पर ऑर्डरली एग्जिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कल से एम्प्लॉय का मन नहीं किया, मैं नहीं आ रहा, और उसने कल से आना छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हर एम्प्लॉय के ऊपर काम होता है, तो उसका ऑर्डरली एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, अगर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की एज जब 60-65 होती है, ठीक है, रिटायरमेंट एज जब उन्होंने 60-65 आपको सर्विस दी है, तो उनका प्रॉपर रिटायरमेंट होना चाहिए। अगर रिज़ाइन करें तो रिजिग्नेशन भी प्रॉपर दे करके, एंड दे हैव टू कंप्लीट जो उनका नोटिस पीरियड है वो कंप्लीट करके जाना होता है। ठीक है, टर्मिनेशन अगर है तो टर्मिनेशन भी ऐसा डायरेक्ट नहीं हो जाता। यू हैव टू गिव वार्निंग। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है एम्प्लॉय ने, तो यू हैव टू गिव फर्स्ट एंड सेकेंड वार्निंग, एंड आफ्टर दैट थर्ड इज टर्मिनेशन, की नहीं अब हम आपको नहीं रख सकते। एंड अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ ऑफेंसिव ऐसा कुछ कर दिया है जिससे मतलब पुलिस केस ही हो गया है, तो फिर तो HR ही डिसाइड कर पाएगा कि कैसे होता है। पॉलिसीज उनकी अपनी खुद की होती है कंपनीज की, टर्मिनेशन करना है नहीं करना है। ठीक है, फिर ले ऑफ होता है। तो ले ऑफ मोस्टली जो होता है वो बिजनेस पर्पस से होता है, कि मतलब जिस पर्सन को आप लेकर के आए हैं, अगर वो बिजनेस नहीं ला पा रहे हैं आपके कंपनी के लिए, आपने उनको उस पर्पस के लिए रखा था, तो फिर हम उन्हें ले ऑफ कर देते हैं कि ठीक है, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, यू कैन डिज़ाइन एंड यू कैन मूव ऑन। वो होता है ले ऑफ। ठीक है, मतलब खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में है, तो आपको उस हिसाब से चलना है। वह अपने वेलफेयर का ध्यान रखना है, अपना सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है, या फिर अगर आप चाहते हैं हमारी तरफ से आपका व्हाट वी से इसकी सेफ्टी मेजर एज एन एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं कि आने जाने के लिए आपको चाहिए कि कोई आपको गाड़ी लेकर के आए या छोड़े, मतलब आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उसमें अगर आपको चाहिए, तो दैट इज़ ऑल्सो एडवाइजरी। वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये बिल्कुल एम्प्लॉय के ऊपर होता है। नेक्स्ट इज नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या नीड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की? तो ह्यूमन एनर्जी, टाइम आर लिमिटेड एंड पेरिशेबल, ये हमें पता है, इसीलिए एसेंशियल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कोई किसी भी दिशा में जाकर के कुछ भी काम करे, ये नहीं हो सकता। एक प्रॉपर गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें ह्यूमन एनर्जी और टाइम जो है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, तो इसका सही यूज़ होना ज़रूरी है, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। एफिशिएंट HRM रिड्यूसेस फटीग एंड स्ट्रेस। एक एफिशिएंट HRM अगर रहेगा तो फटीग और स्ट्रेस जो है वो अपने आप सही होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैनेजमेंट के हिसाब से काम चल रहा है, तो आप खुद सोचो ना कि किसी की टाइम और किसी का मेंटल हेल्थ जो है वो कितना ज़्यादा रिड्यूस होता हो रहा है, मतलब कितना ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है। एनहेंसेस प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि एक फंक्शन है ये भी HRM का कि सही पर्सन को हमें सही पोजीशन पे रखना है, ताकि वो काम जो है वो सही तरीके से हो सके। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ वर्क एंड लिविंग। क्वालिटी वर्क और लिविंग इंप्रूव हो जाता है। बैलेंस वर्क रेस्ट एंड लीजर, ये भी बैलेंस हो जाता है। और अचीविंग फैमिली एंड इंडिविजुअल गोल्स भी काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी नहीं, दूसरी तरफ भी, जैसे मैंने कहा, एम्प्लॉयज़ के लिए भी HRM बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके फैमिली और इंडिविजुअल गोल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अपने स्किल्स का, नॉलेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमें उसका कंपनसेशन कैसे मिलेगा, सैलरी कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो किससे होती? सैलरी से ही अचीविंग फैमिली इंडिविजुअल गोल्स पूरे होते हैं, राइट। अब स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? तो ये भी एक तरीके से प्लान्ड और सिस्टमैटिक ही है, जैसे मैनेजमेंट होता है, बट एक्चुअली में जो HRM की पॉलिसीज़ हैं, उनको अगर हमें लॉन्ग टर्म गोल के लिए यूज़ करना है, तो हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये होता है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो SHRM क्या इंश्योर करता है? दैट पीपल स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान को ध्यान में रखते हुए हम SHRM को इनकलकेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल HRM कहता है शॉर्ट टर्म रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रहता है और रिएक्टिव रहता है। मतलब कि हम यहाँ पर कैसे बात कर रहे हैं, हम अगर HRM की बात कर रहे हैं, तो हम एक एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, या फिर हमने 2-3 एम्प्लॉय की बात करी कि हमने इस पोजीशन पे एम्प्लॉय को रखा, अब उस हिसाब से हम उनका पूरा मैनेजरल फंक्शन जो है या ऑपरेशनल फंक्शन जो है वो सब हमने किया, और फिर वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है। बट
अब आप इसको लॉन्ग टर्म में अगर सोचो, ठीक है, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज जो है एचआरएम की, वो पहले से हम प्री प्लान्ड करके रख दे कि ये ऐसा होना चाहिए और आगे भी ऐसा होगा, सो दैट किसी को भी आगे तक कोई इशू ना आए। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर चेंज भी होता है तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है, उसको बेसिक तो पता है कि ये होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपने वो चीज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट कर दी है कि स्ट्रैटेजी बना दी है। अब जो एचआर पॉलिसीज हैं वो इसी तरीके से यूज होंगी। ये एक्चुअली में स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। तो मतलब आपने एक स्ट्रैटेजी बना करके लॉन्ग टर्म के लिए ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी यूज की है। दैट इज द एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एचआरएम एंड एसएचआरएम। तो एसएचआरएम का नेचर कैसा होता है? ह्यूमन रिसोर्स एज स्ट्रैटेजिक एसेट। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रैटेजिक एसेट की तरह यूज किया जा रहा है कि हम उनको कितने लंबे टाइम तक के लिए यूज कर सके और अपने पास रख सकें, नॉट एज कॉस्ट और सपोर्ट फंक्शन। कॉस्ट और सपोर्ट फंक्शन नहीं है वो हमारे, ठीक है। फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट की तरफ ये फोकस करता है। कंपिटेंसी डेवलपमेंट, सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। मतलब कि अब अगर कोई दूसरी कंपनी भी आपके सेम जो आपका नीश है, मतलब जो कंपनी आप काम कर रहे हैं, वो कंपनी फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस चालू करती है और सेम बिजनेस की दूसरी कंपनी भी आकर के खड़ी हो गई है, ठीक है। तो अब आप उसको लॉन्ग टर्म कैसे चला सकते हो, उसके लिए तो हमें स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर बस वही चीज़ होती है कि एसएचआरएम इन सब चीज़ों पर फोकस करता है कि फ्यूचर में मैन पावर रिक्वायरमेंट बढ़े और कैसे हम उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलाएं और इसको और बड़ा करें, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो बढ़े, सस्टेनेबल हो, ये इसका नेचर है। की कंपोनेंट्स क्या होते हैं एसएचआरएम के? सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है। फोरकास्टिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, कि फ्यूचर में और क्या क्या आ सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं पेन और पेपर, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में पेन और पेपर पे काम कर रही हूँ, ठीक है। अब ये मैं क्या कर रही हूँ, पॉलिसी कह रही है, एचआरएम की पॉलिसी कह रही है कि हर एम्प्लॉय को डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। बट स्ट्रैटेजिक एचआरएम क्या कहेगा कि यही डॉक्यूमेंटेशन आगे आने वाली जनरेशन के लिए यूज हो, इसीलिए हम हर एम्प्लॉय को एक एक कंप्यूटर दे देंगे या एक लैपटॉप दे देंगे या सिस्टम दे देंगे, ठीक है। तो अब ये उन्होंने क्या किया, फ्यूचर फोरकास्टिंग कर दिया कि पेन और पेपर जो है वो थोड़े टाइम तक के लिए रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। आने वाली जनरेशन अगर होगी तो वो उससे काम नहीं कर पाएगी। बट अगर वही चीज़ हमने ऑन क्लाउड या गूगल या हमने सिस्टम पर डाल दिया जो कि हमेशा के लिए हमारे सर्वर पर रहेगी, तो वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए जो हमारे साथ काम करने वाली है और एम्प्लॉयज़ जो जुड़ने वाले हैं उनके लिए बहुत रिसोर्सफुल रहेगी, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये एक्चुअली स्ट्रैटेजिक लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गई। हुई या नहीं हुई, है ना। सक्सेशन प्लानिंग, स्किल मैपिंग, ठीक है। स्किल मैपिंग करना कि आज अगर ये स्किल, जैसे आज से अगर आप 10 साल पीछे जाओगे तो हमें नहीं पता था कि एआई क्या होता है, ठीक है। बट धीरे धीरे करके 5 साल के पीछे आप लो, तब नया नया अगर आया था चैट जीपीटी, तो लोगों ने सोचा नहीं था कि आज 5 साल के बाद में इसका इतना यूज बढ़ जाएगा, राइट। या कोई भी एआई टूल का यूज इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट स्टिल कई कंपनीज पहले से मैपिंग कर लेती हैं कि अभी इसका इतना यूज हो रहा है तो आगे चल के इसका और बढ़ जाएगा। सो वी शुड इनकलकेट दिस इन आवर सॉफ्टवेयर। अगर वो यूज़ करते हैं तो वहाँ डाल सकते हैं, या फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि कैसे एआई का यूज़ किया जाए। तो ये स्किल मैपिंग हो गई, है ना। फिर है स्ट्रैटेजिक रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। स्ट्रैटेजिक रिक्रूटमेंट में हायरिंग बेस्ड ऑन फ्यूचर कंपिटेंसीज, नॉट जस्ट करंट वैकेंसी। करंट वैकेंसी के साथ नहीं, आने वाला और भी अगर कोई चेंजेस है उसके साथ भी कर सकते हैं। जैसे अब आप आजकल एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो कि आप किसी भी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आपको एक्सेल आता है, क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है, क्या आप नॉर्मल एक्सेल, पीपीटी, पावर पॉइंट ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ कर सकते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं कर सकते। अब आप देखो कि अगले 5 साल में इसके साथ एक और चीज़ जुड़ जाएगी कि आपको एआई यूज़ करना है कि आता है कि नहीं आता है ना। तो ये क्या है, फ्यूचर बेस्ड पर कंपिटेंसीज जो आने वाली हैं उस पर हायरिंग हो रही है कि भाई आप लोगों को चाहे किसी भी फील्ड के हो उनको एआई यूज़ करना आना चाहिए, जिससे कि वर्क सिंप्लीफिकेशन हो जाए और कंपटीशन और आगे बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए एम्फेसिस ऑन अडेप्टेबिलिटी एंड लर्निंग एबिलिटीज़, वो पर्सन अडेप्ट कर पाएगा या नहीं,
अगर वो आगे और कुछ नया सीखना चाहे तो वो सीख पाएगा या नहीं। ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंटिन्यूस लर्निंग होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट होता है, कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग होती है, विच इज़ हर ऑर्गेनाइजेशन में आई थिंक होना ही चाहिए। क्योंकि हम एज अ पर्सनल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बायस हो सकती हूँ, गलत भी हो सकती हूँ, शायद मेरे थॉट्स किसी को पसंद ना आए, बट आप खुद सोचो, अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जो आपके लिए लर्निंग कंटिन्यूस रखे, वो आपको टाइम टू टाइम बताता रहे कि हमारे फील्ड में इस तरीके के नए डेवलपमेंट हुए हैं, तो क्या हम अपडेटेड नहीं रहेंगे? और अगर हम आगे और उसके साथ बढ़ना चाहें तो हमारे स्किल्स और ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे होंगे ना। तो इसलिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है वो SHRM का बहुत ही इंपॉर्टेंट और कोर पार्ट है। लीडरशिप डेवलपमेंट बढ़ती है, कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग बढ़ती है। ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लिंकिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल विद स्ट्रेटेजिक गोल्स। ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल को स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ में लिंक कर दिया जाए। मतलब हम उनसे पूछें कि आप आने वाले समय में हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, तो पर्सन कैन से कि मैं इस तरीके से आई हैव न्यू, उनके पास में कोई नया तरीका होगा काम करने का, या फिर कोई नया टूल वो यूज़ कर रहे होंगे जो कि हमें बता सकते हैं कि इस तरीके से आने वाला है। तो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को इस तरीके से लिंक कर सकते हैं कि ठीक है, इनके पास में स्ट्रैटेजी है टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर गोल, और इस तरीके से काम हो सकता है। ठीक है। यूज़ ऑफ MBO बार्स, KPI बेस्ड इवेल्युएशन। ये MBO बार्स और KPI क्या है? ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए टेक्निक्स होती हैं। ठीक है। डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट डिफरेंट बार्स जो है वो बिहेवियरल अप्रोच है, जिसमें हम पर्सन का बिहेवियर चेक करते हैं टूवर्ड्स काम की तरफ, मतलब उनका परफॉर्मेंस कैसा है उसके ऊपर, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। ठीक है। कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स, रिवॉर्डिंग इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। ठीक है। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव होना चाहिए, मतलब कि अगर पर्सन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे अब आजकल होने लग गया ऐसा कि भाई जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, या उनको एक्स्ट्रा कुछ वो इंसेंटिव देते हैं, ये कंपनसेशन भी होना चाहिए ताकि लॉन्ग टाइम के लिए वो पर्सन हमारे पास में रहे, कंपनी के साथ जुड़ा रहे। रिवॉर्ड करना, इनोवेशन एफिशिएंसी को, अगर कोई नया टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कोई नई तरीके की चीज़ें आने लगी धीरे धीरे करके, लोग अगर उसको कर रहे हैं तो उसको बांटा जा सकता है और उसको रिवॉर्ड किया जा सकता है कि काम बहुत अच्छा किया है ना। एम्प्लॉय एंगेजमेंट और रिटेंशन, मोटिवेशन, वर्क लाइफ बैलेंस और करियर डेवलपमेंट, ये ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान आगे तभी बढ़ना चाहता है जब वो अपने आप को बढ़ता देखना चाहता है, राइट। अगर उसका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा तो मेंटल पीस अच्छा होगा, फटीग कम होगा, है ना, फटीग हम पढ़ चुके हैं। तो अगर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा तो वो ज़्यादा मोटिवेशन के साथ में काम कर पाएगा, करियर डेवलपमेंट भी उसका अच्छे से हो पाएगा। फिर मॉडल्स क्या हैं SHRM के? पहला मॉडल है बेस्ट फिट मॉडल। HR प्रैक्टिसेस मस्ट फिट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी एंड एनवायरनमेंट। तो SHRM जो होता है, HR जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो जाता है, ठीक है, बट SHRM जो है वो अपना अपना हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। तो आप स्ट्रैटेजी हर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, बट HRM इज़ कॉमन, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल, सर्टन HR प्रैक्टिसेस आर यूनिवर्सली इफेक्टिव एंड लीड टू हाई परफॉर्मेंस। कुछ ऐसी HR प्रैक्टिसेस होती हैं जो यूनिवर्सली इफेक्टिव होती हैं, तो वो बेस्ट प्रैक्टिकल मॉडल कहलाता है, जो कि हर परफॉर्मेंस को आगे ही लेके जाता है, ठीक है। फिर रिसोर्स बेस्ड व्यू, रिसोर्स बेस्ड व्यू के हिसाब से देखें तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? वैल्यूएबल है, रेयर है, इन इमिटेबल है और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है। नॉन सब्स्टिट्यूटेबल मतलब कि इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, यही काम करेगा, आप कुछ और सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। दिस गिव्स सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये क्या करते हैं? रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या करता है? अगर आप HRM को एज अ रिसोर्स देखते हैं तो ये सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, मतलब लंबे टाइम तक के लिए चल सकता है। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? हम कैसे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस planned effort to develop the knowledge, skills, attitude and competencies of human beings to improve individual effectiveness and overall quality of life। ठीक है, हमने पीछे ये तो देखा कि SHRM और HRM कैसे काम करता है, बट अब हमें कैसे स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज को आगे और डेवलप करना है जिससे कि ह्यूमन कॉम्पिटेंसीज बढ़ जाए, वो बताएगा हमको HRD, ठीक है। इसमें भी मैंने कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ जिन्होंने HRD का डेफिनेशन दिया है वो मैंने डाला है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट in a series of is a series of organized activities conducted within a specified time and designed to produce behavioral change, ठीक है।
तो HRD क्या है, एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ की सीरीज होती है जो कि कंडक्ट किया जाता है स्पेसिफाइड टाइम में, और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि बिहेवियरल चेंज हो। ये किसने कहा, लियोनार्ड नैडलर ने कहा था। फिर टीवी राव, इन्होंने कहा था कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्प्ड इन अ कंटिन्यूस एंड प्लान्ड वे टू एक्वायर और शार्पन कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूस और प्लान्ड वे में हेल्प करता है कि वो अपना कैपेबिलिटीज़ को एक्वायर करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, ठीक है, और फंक्शन जो है वो चलता रहे। अब हमारे साथ में आई थिंक आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे उनके साथ में कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार यहाँ आकर के मैं फंस चुका हूँ, या मेरा नॉलेज आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, मैं कुछ नया सीख ही नहीं रहा हूँ। बहुत से लोग होते हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनका डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से हो कि वो नई नई चीज़ें सीखें। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यही है कि प्रॉपर जो एम्प्लॉय है उनका कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन होता रहे और प्लान्ड वे में वो लोग कैपेबिलिटीज़ अपनी बढ़ाते रहें और उनका डेवलपमेंट होता रहे, ठीक है। एडविन बी फ्लिपो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी को बढ़ाना, यही कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। अब वो चाहे ट्रेनिंग के थ्रू हो या किसी भी थ्रू हो, वो HRD पर डिपेंड करता है वो कैसे करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर है वॉटकिंस और मार्सिक। वॉटकिंस और मार्सिक ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फॉस्टरिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग टू डेवलप ह्यूमन एक्सपर्टीज, ठीक है। एक इंडिविजुअल को फॉस्टर करना, फॉस्टर का मतलब होता है कि उसको मेंटली सोशली सभी तरीके से प्रिपेयर करना, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग भी होता है इसमें, मतलब कि सिर्फ एक पर्सन नहीं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन सीखता है। टू डेवलप ह्यूमन एक्सपर्टीज फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, ठीक है। ह्यूमन एक्सपर्टीज को डेवलप करना है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ये ह्यूमन रिसोर्सेज है, ओके। अब हम फंक्शंस देखते हैं। HRD के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहले तो ट्रेनिंग और एजुकेशन फंक्शन होता है, विच इज़ ऑब्वियस। अगर मुझे अपने स्किल्स बढ़ाने हैं तो मैं क्या करूँगी, बार बार ट्रेनिंग करूँगी, बार बार अपने एजुकेशन को और एनहेंस करूँगी, ठीक है। जॉब रिलेटेड स्किल्स को मैं इम्प्रूव करूँगी और ज़्यादा, एफिशिएंसी को, कॉन्फिडेंस को एनहेंस करूँगी, और एरर और फटीग को मैं रिड्यूस करने का कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था जब हम फटीग पढ़ रहे थे, जो मैंने आपको बताया था कि जापान में ऑफिस जो होता है वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने कंपनी को क्या करते हैं, वो उनको 15 to 20 मिनट्स रेस्ट करने का टाइम देते हैं कि आप सो जाओ, जिससे कि आपका फटीग जो है या मेंटल एनर्जी जो अभी आपकी ड्रेन हो चुकी है वो वापस से रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली में आपकी ट्रेनिंग हो रही है जिससे कि आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए, एफिशिएंटली काम कर पाए, है ना। फिर आता है डेवलपमेंट, एनहेंस लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटीज, बिल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर फ्यूचर रोल्स, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए वो, जैसे कि हम देखते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पर FDPs होते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको कहते हैं, ठीक है। अभी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्यों होते हैं, ताकि फैकल्टी या टीचर या प्रोफेसर जो भी होते हैं वो इनको अटेंड करके उनको पता चले कि कहाँ कहाँ पर अब हमारे फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है और हमको कैसे अप टू डेट रहना है, ठीक है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी ये हो सकता है कि भाई आप अपनी कंपनी में इस तरीके से आप सेशंस रख सकते हैं या वर्कशॉप्स रख सकते हैं जहाँ पर हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स या कैसे अपने कैपेबिलिटीज़ को और एनहेंस करना है ये सिखाएं। प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर फ्यूचर रोल्स के लिए तैयार कैसे रहना है ये भी सिखाएं, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जो भी इंडिविजुअल है, एम्प्लॉय है, उनके परफॉर्मेंस का असेसमेंट होना चाहिए ताकि हम उन्हें बता पाएँ कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं और कहाँ पर उनको वो सही करना है। आइडेंटिफिकेशन करना है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का, बेसिस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की नीड होती है, मतलब आप किसी पर्सन को कहीं अगर वो लैग कर रहा है तभी हम उसे ट्रेन कर पाएंगे ना, तो ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ लैग कर रहा है।
करियर प्लानिंग एंड ग्रोथ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ करियर गोल्स, मैचिंग एबिलिटीज विद अपॉर्चुनिटीज और इंश्योर मोटिवेशन एंड कंटिन्यूटी। तो करियर प्लानिंग भी यहाँ पर आ जाती है, ग्रोथ यहाँ पर आ जाता है कि हम ग्रोथ और करियर प्लान कब करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर करने के लिए करियर गोल्स होते हैं, ठीक है। तो अब एबिलिटीज़ को कैसे अपॉर्चुनिटी के साथ में मैच करना है ये भी HRD सिखाता है, ठीक है। और मोटिवेशन और कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है। फिर मोटिवेशन एंड एटीट्यूड डेवलपमेंट, बिल्ड पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड। पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मतलब जो काम आप कर रहे हैं उस काम से आपको प्यार होना चाहिए, तभी वो काम हम कर पाएंगे, है ना। जो काम आपको पसंद है वो हम मन से करते हैं, जो काम नहीं पसंद है वो हम मन मार के करते हैं। तो मन मार के अगर करते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये काम कब खत्म हो, ठीक है। तो आपके वर्क एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जो आप मन से हो, आपके जो काम करने में आपको मज़ा आता हो वो काम आप करें। एंकरेजेस कमिटमेंट एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। एंकरेज करना है कमिटमेंट और पार्टिसिपेशन को, इम्प्रूव करना है मोरल और सेटिस्फैक्शन को। HRD वर्क्स ऑन इंटरनल मोटिवेशन नॉट फोर्स। इंटरनल मोटिवेशन पर काम करती है HRD, मतलब कि इंटरनल मोटिवेशन यानी कि इंसान को खुद के अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, ना कि सामने वाला बोल बोल कर रहा है दूसरा पर्सन की नहीं करो करो करो, दैट इज एक्सटर्नल। इंटरनल इज कि HRD चाहेगी कि HRD कैसे काम करता है कि आपका खुद का मोटिवेशन आना चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल फैमिली डेवलपमेंट, इंप्रूव कम्युनिकेशन, स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कैसे हो सकता है, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ में आपकी अच्छा बोलचाल हो, ठीक है। कोऑपरेशन बना रहे, आप उनके साथ में इजीली काम कर पाओ और कन्फ्लिक्ट ना हो। तो इस तरीके से HRD जो है ये सारे फंक्शंस है कैसे काम करता है, ठीक है। अब जो है कि बारी आती है चैलेंजेस ऑफ HRD, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो फंक्शंस हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। सबसे पहला है रेजिस्टेंस टू चेंज, फियर ऑफ न्यू मेथड्स, हैबिचुअल बिहेवियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉमन इन बोथ ऑर्गेनाइजेशंस एंड फैमिलीज, ठीक है। अब होता यह है कि हम इसको अभी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर ही पढ़ रहे हैं तो वैसे ही पढ़ते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो जाओ। तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई एम्प्लॉय है, उन्होंने ज्वाइन किया है और वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी न्यू मेथड से काम करे, ऑल दे वांट इज टू वर्क अकॉर्डिंग टू देम, है ना। तो वो नहीं चाहते कि चेंज हो। तो इससे कई बार होता यह है कि एम्प्लॉयज़ मना भी कर देते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे ही करना जानते हैं, आप क्यों चेंज कर रहे हो, लेट इट बी। सो ऑल दे वांट इज कि जितना काम हमारा है उतना ही हमें मिले, कोई एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। और दे डोंट वांट देयर डेवलपमेंट, तो वो नहीं चाहते कि हमारे स्किल्स डेवलप हो, जो है हमारे पास में बस हम वो काम कर रहे हैं, आप हमको उसी का जो मेरी सैलरी है बस उसका आप मुझे दे दो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो चाहिए मतलब भाई यही है कि उनका एक हैबिट बन चुका है, या फिर कई बार ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो कॉन्फिडेंस नहीं है इतना कि वो चेंज करके कोई काम जो है वो गोल को वो अचीव कर लेंगे, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है, ठीक है। फिर है लैक ऑफ अवेयरनेस, पीपल अंडर एस्टिमेट द नीड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। तो कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जिसकी वजह से वही चीज़ आ गई, हैबिचुअल बिहेवियर हो गया उनका, वो एक काम के अंदर इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं कि अब वो उसको चेंज नहीं करना चाहते, और सेल्फ डेवलपमेंट वो नहीं करना चाहते हैं कि बस हमारा हो गया अब हम नहीं चाहते, अब हम यही करना चाहते हैं। HRD सीन एज ऑप्शनल नॉट एसेंशियल। अब ऐसे में होता ये है कि HRD को वो ऑप्शनल देखते हैं, एसेंशियल नहीं देखते, ठीक है। हमें करना है करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट क्या हो रहा है, इग्नोर हो रहा है जब तक कि क्राइसिस नहीं आ जाता, अंडरस्टूड। फिर इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज हमारे पास में नहीं है HRD को सपोर्ट करने के लिए, लिमिटेड टाइम है, इनसफिशिएंट फंड्स हैं, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी है, डायरेक्टली लिंक विथ पुअर प्लानिंग। अगर पुअर प्लानिंग है तो ये इश्यूज आते ही आते हैं, ठीक है। टाइम नहीं है, हम एक डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने के लिए टाइम नहीं है, या सफिशेंट फंड नहीं है, कंपनी फंड्स नहीं ला पा रही है कि भैया एक डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा सके, या उस ट्रेन करने के लिए हमारे पास में पर्सन नहीं है, ट्रेनर नहीं है, ये इश्यूज भी आते हैं। लो मोटिवेशन यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वही हो गया।
एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव्स, ठीक है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन। कई बार कंपनी की तरफ से भी इश्यूज आते हैं, जैसे कि पर्सन जो आपके साथ में काम कर रहा है, आपने उसका काम रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, तो फिर वो अपने आप को क्यों चेंज करना चाहेगा, वो अपना डेवलपमेंट क्यों देना चाहेगा आपको, वो दूसरी कंपनी में जाके डेवलपमेंट देगा, है ना। तो इंसेंटिव नहीं मिल रहा है जो आपने जिस प्रोफाइल पर उन्हें रखा है, ना आपने उनको व्हाट वी से इंक्रीमेंट, ना इंक्रीमेंट मिला है, ना प्रमोशन मिला है, ठीक है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन, पुअर लीडरशिप सपोर्ट, जो भी उस टीम का टीएल है, टीम लीडर है, वो प्रॉपरली अपने टीममेट्स को सपोर्ट नहीं करता, गाइड नहीं करता, तो यहाँ पर एचआरडी फेल हो जाता है, ठीक है। व्हेन एफर्ट इज नॉट एक्नॉलेज्ड, वो नहीं करना चाहेंगे, इस एम्प्लॉयज एचआरडी की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। इम्प्रॉपर नीड असेसमेंट, ट्रेनिंग विदाउट रियल नीड, जहाँ नीड नहीं है वहाँ भी ज़बरदस्ती आपने ट्रेनिंग करवा ली, कॉपी पेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करा लिए कि ठीक है ये यहाँ पर इस कंपनी में ऐसा होता है तो हम भी ऐसा करा लेंगे, नहीं। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंपनी के अकॉर्डिंग होता है, जो आप चाहते हैं लंबे टाइम तक के लिए आपके साथ में एम्प्लॉयज़ रहें और आपके अकॉर्डिंग काम करें, जिससे कि आपकी कंपनी को फ़ायदा हो, तो आप कॉपी पेस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं कर सकते। रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, यहाँ पर क्या हो गया, टाइम और एनर्जी वेस्ट हो गई, ठीक है। फिर है मेजरिंग इफेक्टिवनेस, डेवलपमेंट आउटकम्स आर इंटेंजिबल, डेवलपमेंट आउटकम्स कई बार हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, ये इंटेंजिबल होते हैं, ठीक है। एटीट्यूड एंड स्किल्स चेंज आर डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, एटीट्यूड और स्किल चेंज को कई बार हम मेजर नहीं कर सकते, ये कई बार इफेक्ट पड़ता है एचआरडी पर। तो एचआरडी रिजल्ट आर लॉन्ग टर्म एंड क्वालिटेटिव, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म होते हैं और क्वालिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं होते, आप इनको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। सोशल कल्चरल बैरियर, जेंडर रोल्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड और ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स, ठीक है। तो ये भी कई सारे चैलेंजेस हैं एचआरडी के आगे। जेंडर रोल्स यानी कि मेल और फीमेल, मेल्स को अगर कहा जाए कि आपको ट्रेनिंग देंगे और आपका और डेवलपमेंट करेंगे, तो फीमेल से मना कर देगी नहीं हम इतना ही काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो जेंडर रोल्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो कई बार वेजेस में भी डिफरेंस होता है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज में भी अभी भी आई थिंक, वैसे तो कम हो चुका है बट अभी भी बहुत सारी कंपनीज होती है, बिकॉज शी इज़ अ फीमेल तो उन्हें कम सैलरी मिलती है, और मेल है तो उसे ज़्यादा मिलती है। वो मेल है तो वो काम कर लेगा, तो उनको ट्रेनिंग दे दो, उनको आगे बढ़ाओ, बट वो फीमेल है तो वो नहीं कर पाएंगी। तो ये जेंडर रोल्स की प्रॉब्लम्स भी आती है। एजुकेशनल बैकग्राउंड की भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर कोई हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ है, काम उससे भी बहुत अच्छा आता है, बट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है हमारे वो स्किल डेवलपमेंट के हैं, उसे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तो इश्यूज आते हैं। ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स हो गया कि जो काम हमने सीख लिया वही है, उसके आगे हम दूसरा नहीं सीखेंगे, इस तरीके से। अब मैन पावर प्लानिंग क्या होती है? तो मैन पावर प्लानिंग को आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कह सकते हो। मैन पावर एंड ह्यूमन रिसोर्स इज द सेम थिंग, ठीक है। तो क्योंकि जो सिलेबस है उसमें मैन पावर प्लानिंग लिखा हुआ है, इसीलिए कई बार चेंज भी हो सकता है, पेपर में आपका हो सकता है कि टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाए, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग के नाम से आ जाए, तो घबराना नहीं है, सेम ही है, ठीक है। मैन पावर प्लानिंग भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है फोरकास्टिंग डेवलपिंग की, जिसमें हम क्या करते हैं, राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स राइट टाइम पे यूज़ करते हैं और प्लेस करते हैं टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली। मतलब कि हमें जो गोल है हमारा, हमें पता होना चाहिए कि वो गोल अचीव करने के लिए कितने नंबर ऑफ पीपल लगेंगे, किस किस तरीके के लोग लगेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि वो एक टीम जो आप बना रहे हैं उस टीम में कौन कौन होना चाहिए, ठीक है। और राइट टाइम एंड प्लेस, सही टाइम और सही प्लेस से हम वो गोल को बहुत ही एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने बताया है स्टैंडर्ड ऑथर्स या फेमस पर्सनालिटीज, एडविन बी फ्लिपो, ये कहते हैं कि मैन पावर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टेकिंग स्टेप्स टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मैन पावर प्लानिंग एक प्रोसेस होती है जहाँ पर आप अभी और फ्यूचर की दोनों की रिक्वायरमेंट आप पता लगा सकते हो ह्यूमन रिसोर्स की, और उसके अकॉर्डिंग एडिक्वेट स्टेप्स ज़रूरी है वो लिए जाते हैं। और डेल योडर ने कहा है कि मैन पावर प्लानिंग एक प्रोसेस होती है जिससे मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को शुड मूव फ्रॉम इट्स करंट मैन पावर पोजिशन टू इट्स डिजायर्ड मैन पावर पोजिशन, ठीक है। करंट पोजिशन से डिजायर्ड मैन पावर पोजिशन तक कैसे पहुंचना है, ये मैन पावर प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें बता देता है, डिटरमाइन करके बता देता है, ठीक है।
ओके, तो अब बात करते हैं प्रोसेस और या फिर स्टेप्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग की। मैन पावर प्लानिंग की स्टेप्स कैसी होती है? सबसे पहले गोल को आइडेंटिफाई करना है, एनालिसिस करना है ऑब्जेक्टिव का, है ना। जो टास्क है आपका, जो गोल है आपका, वो आइडेंटिफाई करोगे आप और डिटरमाइन करोगे क्या क्या एक्टिविटीज़ रिक्वायरमेंट है। मतलब उस गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या टास्क करने पड़ेंगे, ये डिटरमाइन करना है। फिर असेसमेंट होगा करंट मैन पावर का, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं अवेलेबल, इसका पूरा असेसमेंट होगा। और किसके पास कैसा स्किल है, एबिलिटी है, हेल्थ है, टाइम अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग फिर सब लोग जो है वो हमें मैन पावर पता चल जाएगी, ठीक है। फिर फोरकास्टिंग होगी मैन पावर डिमांड की, एस्टिमेटिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स बेस्ड ऑन वर्कलोड एंड गोल्स। आने वाला टाइम में इस गोल को पूरा करने के लिए हमें कितने लोग और चाहिए होंगे, वर्कलोड बढ़ेगा या कम होगा, इसके अकॉर्डिंग फिर फोरकास्टिंग होती है मैन पावर डिमांड की, ठीक है। फिर आता है फोरकास्टिंग मैन पावर सप्लाई, इंटरनल सोर्स को एग्जिस्टिंग स्टाफ ले लो आपकी, अभी हमारे पास में इतना स्टाफ है और वो ये काम कर लेगा, ठीक है। फिर एक्सटर्नल, फिर अभी तक हमारे पास में जो स्टाफ नहीं है वो हम बाहर से करेंगे रिक्रूट, ठीक है। हेल्पर लेना है आपको, सर्विस लेना है आपको बाहर से, या कम्युनिटी सपोर्ट लेना है, कुछ भी हो सकता है वो एक्सटर्नल सोर्स। या तो आपको रिक्रूट करना है या दूसरी कंपनी से सर्विस करना पड़ेगा तो वो करके देगी, या कम्युनिटी सपोर्ट हमें चाहिए, जो भी है वो सब एक्सटर्नल सोर्स आ गया। तो ये फोरकास्टिंग हो गई। फिर मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई, आइडेंटिफाई करना है शॉर्टेज को, सरप्लस को, कहाँ शॉर्टेज है, कहाँ पर ज़्यादा है, और वर्कलोड को उस हिसाब से एडजस्ट करना है, रोल्स को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है कि कौन सा काम कौन करेगा उसके हिसाब से, रोल के हिसाब से। फिर एक्शन होता है प्लान का, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट होता है। हाँ, इस गोल के लिए अब हम जो टीम हमने डिसाइड की है बाहर से या हमारे इंटरनल सोर्स जो भी है, हमने जो डिसाइड किया है, अब हम उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट दे देंगे, वर्क का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, रिक्रूटमेंट और आउटसोर्सिंग करेंगे। फिर आता है लास्ट में रिव्यू एंड कंट्रोल, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है, मॉडिफिकेशन जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ होता है। जो काम जो है आपका, जो गोल है वो ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है। और जहाँ ज़रूरत पड़ती है कुछ चेंज करने की, वहाँ चेंज किया जाता है। फिर आता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसका असेसमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट ये भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है गैप को बिटवीन एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस को, ठीक है। मतलब कि हम चाह रहे हैं जो वर्कर को हमने रखा हुआ है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे उसको रखा हुआ है, हम चाह रहे हैं वो इस तरीके से काम करें, हमको बेस्ट एफिशिएंसी मिले, उसका एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस कैसा है, ये गैप को पता लगा, ये गैप जो आ रहा है इसको पता लगाने के लिए ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होती है, ठीक है, विच कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू ट्रेनिंग। फिर अगर वो चीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसे ट्रेन करके वापस से उन्हें वो सिखाया जा सकता है, ठीक है। इट आंसर्स हु नीड्स ट्रेनिंग इन वॉट एंड वाई, किस फील्ड में उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है, ये हमें ट्रेनिंग नीड असेसमेंट से पता चल जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग इज नॉट डन बिकॉज पीपल आर इनएफिशिएंट, इट इज़ डन बिकॉज रिसोर्सेज ह्यूमन पोटेंशियल आर अंडर यूटिलाइज्ड और मिस अलाइंड, ठीक है। अब हम ट्रेनिंग क्यों लेते हैं, क्योंकि कि एफिशिएंट नहीं है सामने वाला बंदा, इनएफिशिएंट नहीं है, सॉरी एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट नहीं है, ठीक है। उसके पास में स्किल है, उसके पास में नॉलेज है, बट वो उसका पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, या फिर वो यूटिलाइज तो कर रहा है बट गलत तरीके से कर रहा है और गलत टाइम पे कर रहा है या गलत चीज़ में कर रहा है, वो सही करने के लिए ट्रेनिंग ली जाती है, ठीक है। अगर बंदा इनएफिशिएंट होता तो हम उसको काम पर ही क्यों रखते, उसको वो काम आता ही नहीं तो हम उसे क्यों रखते, है ना। तो ट्रेनिंग तब काम आती है जब अ, इंसान के पास में प्रॉपर स्किल और नॉलेज होता है, बट उसको हम सही तरीका उसको सिखा रहे हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है ताकि आपको रिजल्ट जो है वो बेस्ट मिले और आपकी बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट भी ना हो। ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई स्किल नॉलेज एंड एटीट्यूड गैप्स, अवॉइड अननेसेसरी और रॉन्ग ट्रेनिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टीएनए के, कि स्किल और नॉलेज को आइडेंटिफाई करता है, एटीट्यूड गैप्स को आइडेंटिफाई करता है कि पर्सन अपना स्किल नॉलेज प्रॉपर यूज़ करना है नहीं कर रहे हैं। अननेसेसरी रॉन्ग ट्रेनिंग जो है यहाँ पर अवॉइड हो जाती है, ठीक है। हम उसको काम सिखाए जा रहे हैं बट वो सही से उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहे, यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे अपने स्किल को ना, तो यहाँ क्या हो गया, आपकी ट्रेनिंग तो चली गई पानी में, तो वो अवॉइड हो जाता है अगर हमें पहले पता चल जाए तो।
इंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज, ठीक है, मतलब सही यूज पता चल जाता है उस एम्प्लॉय को। इम्प्रूव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और मोराल, उसकी एफिशिएंसी, काम करने का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और मोराल भी बढ़ जाता है। ओके, सो अब हमें देखना है कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कितने लेवल्स पर होती है, ठीक है, अलग अलग लेवल्स होते हैं इसके। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस होता है, एग्जामिन्स गोल्स, पॉलिसी, रिसोर्सेज एंड फ्यूचर प्लान, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एग्जामिन करते हैं गोल्स, पॉलिसी, रिसोर्सेज को, और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, कोई नया गोल, कोई नया टास्क है जिसको कंप्लीट करने के लिए कंपनी ने वो टास्क बनाया, वो गोल बनाया, उसको कंप्लीट करने के लिए कहीं पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पर ट्रेनिंग नीड करवाएगा, ठीक है, असेसमेंट करेगा पहले तो कि ये काम किस किस को आता है, किसके पास में इस काम को करने के लिए स्किल्स है, जिनके पास नहीं है उनको फिर वो ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है। फिर टास्क जॉब एनालिसिस होता है, स्टडीज जॉब ड्यूटीज, वर्क मेथड, टूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, जो कि नॉर्मली जॉब में होता ही है ना। अगर हम कोई नई जॉब लेने के लिए जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि क्या वर्क मेथड है, क्या टूल्स है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या ड्यूटीज़ है जॉब की। फिर आइडेंटिफाई करते हैं कंपिटेंसीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब एफिशिएंटली, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर हम ट्रेनिंग वहाँ पर दे सकते हैं। फिर है इंडिविजुअल एनालिसिस, एक्सेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, स्किल्स, मोटिवेशन एंड बिहेवियर। यहाँ पर इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बात हो रही है तो उनका परफॉर्मेंस, स्किल्स एंड ऑल ये सब कुछ असेसमेंट होता है, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग की, जिसको भी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अब मेथड्स क्या क्या होते हैं ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है एक, है ना, क्योंकि अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसे अप्रेजल दिया जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक असेसमेंट कर रहे हैं कि जिसका भी परफॉर्मेंस अगर दूसरे वाले से अच्छा नहीं है तो वो compete करने की कोशिश करेगा, वो अपना परफॉर्मेंस सही करने की कोशिश करेगा, तो इट इज़ अ मेथड। ऑब्जर्वेशन हो सकता है, जो मोस्टली लोग करते हैं, ऑब्जर्व करके जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर हमने ट्रेनिंग की ज़रूरत है उन्हें बताया कि आप यहाँ पर लैक करें तो उसको पूरा कर सकते हैं। इंटरव्यूज़ और क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, पर्सन का क्वेश्चनर भरवा सकते हैं उनसे। टेस्ट और स्किल ऑडिट्स ले सकते हैं, रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी काम के लिए वो रिपोर्ट करते हैं, रिकॉर्ड्स करते हैं, उनको वापस एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर लैक कर रहा है, कहाँ पर असेसमेंट की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो अब बात करें ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज की, तो ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज यानी ट्रेनिंग मेथड्स जो है वो टेक्निक्स होती हैं टू इम्पार्ट नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। ह्यूमन परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने के लिए किसी के नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स को बेहतर बनाना, ये ट्रेनिंग मेथड्स काम करते हैं, ठीक है। अब होम साइंस रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टूल, इसको टूल की तरह यूज किया जाए, सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं है, इट इज अ टूल, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं, ठीक है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स है, दो क्लासिफिकेशन है इसके। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में लर्निंग occurs एट द वर्क प्लेस while परफॉर्मिंग एक्चुअल टास्क करते करते ही ट्रेनिंग सेशंस जो है वो हो रहे हैं, तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन यानी कि एम्प्लॉय को अलग अलग काम करने के लिए मिले, जो कि मोस्टली इंटर्नशिप में होता है ना। आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहाँ पर इंटर्नशिप होती है, तो इंटर्नशिप में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए मिलता है, जिससे होता यह है कि मल्टीटास्किंग, मल्टी स्किलिंग, हर डिपार्टमेंट में किस तरीके का काम होता है वो हम सीख जाते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय इज मूव्ड थ्रू डिफरेंट जॉब्स, डेवलप्स मल्टी स्किलिंग एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। तो उनको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, पता चल जाता है कि इस डिपार्टमेंट में या इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है, ठीक है। दूसरा होता है कोचिंग। कोचिंग में सुपीरियर गाइड्स एंड सुपरवाइजर्स ट्रेनिंग, ठीक है। अब कंपनीज में ऐसा भी होता है, जैसे कोई नया पर्सन ज्वाइन हुआ है, वो भी ट्रेनी पोजीशन पर है, तो उसको एक सुपरवाइजर दे दिया जाता है कि ये आपको सुपीरियर है, आपके ये सीनियर है, आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो वो कह सकते हो आप कि उसको एक व्हाट वी से इज एक पर्सनल ट्रेनर टाइप भी कोई मिल जाता है, जो उसे सिखाने वाला हो जाता है, जिससे कि काफ़ी पर्सनलाइज और कंटिन्यूस मेथड हो जाता है ये, ठीक है। अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ट्रेनिंग अंडर स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर के अंदर लॉन्ग टर्म और स्ट्रक्चर ट्रेनिंग हो जाना कॉमन इन टेक्निकल एंड क्राफ्ट बेस्ड वर्क। टेक्निकल और क्राफ्ट बेस्ड वर्क में ये ज़्यादा होता है, ठीक है।
इंटर्नशिप हो जाती है, फिर कॉम्बिनेशन होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का, जहाँ पर पढ़ भी रहे होते हैं स्टूडेंट्स और प्रैक्टिकल भी कर रहे होते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो और ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। फिर ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं? ट्रेनिंग ऑकर्स अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्क प्लेस नहीं होती, वर्क प्लेस से बाहर होती है। सबसे पहले लेक्चर्स जो मोस्टली हम थियोरेटिकल नॉलेज लेते हैं, जो कॉलेज में होती है या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। लार्ज ग्रुप के लिए ये सूटेबल होता है। डेमॉन्स्ट्रेशन, शो करके बताया जाता है, मतलब आपको पिक्चर दिखाई जाएगी या फिर वो टास्क करके, जैसे कोई मशीन है, मशीन कैसे काम करती है, आप उसको चलाने का स्किल सीख रहे हैं, तो वो कैसे करती है आपके साथ में वो करके बताएंगे, आपको सिखाएंगे कि ये इस तरीके से काम करती है। हाईली इफेक्टिव फॉर स्किल ट्रेनिंग के लिए डेमोन्स्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव होता है। तीसरा होता है रोल प्लेइंग। पार्टिसिपेंट एक्ट करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन को और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इससे कम्युनिकेशन बढ़ता है, इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप होते हैं। केस स्टडी में एनालिसिस होता है रियल या फिर सिमुलेटेड प्रॉब्लम्स का, मतलब आप जिसके भी अंडर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, या तो वो आपको रियल लाइफ इंसिडेंट देगा कि आपको इस पे केस स्टडी करनी है, पूरा इसके बारे में पता लगाना है, और आपका जो लास्ट में जो रिपोर्ट निकली है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उससे बढ़ जाती है, ठीक है, कि आपने इसको कैसे टैकल किया, या फिर वो आपको एक स्टिमुलेटेड प्रॉब्लम दे देते हैं, यानी वो बना के वो प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं बट आपको रियल की तरह सॉल्व करनी है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, यहाँ पर आइडियाज एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं। कई ऐसी कंपनीज हैं जो अपने इंटरव्यू में जीडी रखती हैं, ग्रुप डिस्कशंस रखती हैं, ठीक है। इससे पार्टिसिपेटरी लर्निंग होती है और आइडियाज और एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज होते हैं। सिमुलेशन, आर्टिफिशियल वर्क एनवायरनमेंट, मतलब कि जो वर्क एनवायरनमेंट है वो पूरा का पूरा ऐसा रियल जैसा बनाया जाता है बट एक्चुअली में रियल होता नहीं है, मतलब ऑफिस, टेबल, चेयर, मशीन, सब कुछ रियल लगेगी, ठीक है, बट जैसे उसको सॉल्व करना है बिल्कुल रियल बेस पर ही सॉल्व करना है, बट आर्टिफिशियल वर्क एनवायरनमेंट होता है। और ये रियल लाइफ ट्रेनिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वेयर रिस्क और कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है, तो जहाँ पर रिस्क ना हो इसीलिए सिमुलेशन कराया जाए। जैसे मोस्टली सिमुलेशन होता है जो डॉक्टर्स होते हैं, है ना, जो एमबीबीएस करते हैं, उनको अगर कॉलेज में सिमुलेशन ज़्यादा होता है कि उनके पास एक नकली बॉडी होती है जिसपे वो काम असली पर भी करते हैं, बट नकली पर भी होता है, जैसे सीपीआर देना है, ठीक है, तो सीपीआर देने के लिए वो नकली बॉडी, तो ये क्या हुआ, एक सिमुलेशन मिला, तो वो रिस्क भी कम होता है उसमें, और दूसरी चीज़ कॉस्टली भी नहीं पड़ता वो इतना ज़्यादा, है ना। तो असली इंसान की जान की तो कीमत है, उनके ऊपर तो नहीं कर सकते हम ऐसा, इसीलिए। फिर ट्रेनिंग इवैल्यूएशन आता है। ट्रेनिंग इवैल्यूएशन यानी कि यहाँ पर अब हम देख रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, वही चीज़ है नीड असेसमेंट, कि ट्रेनिंग जो है वो प्रोग्राम प्रॉपर काम करना है कि नहीं कर रहा है, सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस एंड वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। इट आंसर्स वॉज द ट्रेनिंग वर्थ द टाइम एफर्ट एंड रिसोर्स, जो ट्रेनिंग हमने करवाई है वो सही है या नहीं है, और वो हमारे काम आ रही है या नहीं आ रही है, ये इवेलुएट करना होता है लास्ट में, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? अचीवमेंट मेजर करता है, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट मेजर करता है, ट्रेनिंग कराने के बाद में वो पर्सन की स्किल्स डेवलप हुए नहीं हुए, या जो काम उसे सिखाया गया वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो पता लगाना ज़रूरी है ना, ठीक है। इसीलिए इम्प्रूव फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं। जस्टिफाइड इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग में जो आपने इन्वेस्टमेंट दी है वो जस्टिफाई हो जाती है कि हाँ भाई ये जो ट्रेनिंग हुई थी ये सही हुई है। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर देता है कि भाई जिसने भी ये ट्रेनिंग सेशंस करवाए हैं, जिस चीज़ के लिए भी हमने करवाया है वो अब सही हो गया है। लेवल्स इसके भी होते हैं, ठीक है, लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग एवेल्युएशन होता है। कर्पैट्रिक मॉडल, इसको आपको याद रखना है नाम को, कर्पैट्रिक मॉडल को, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। सबसे पहला है रिएक्शन लेवल, ट्रेनीज फीलिंग्स एंड सेटिस्फैक्शन मेजर्ड थ्रू फीडबैक फॉर्म। रिएक्शन लेवल चेक होता है, मतलब कि आपने जो ट्रेनिंग करवाई है वो उसे सही लगी है नहीं लगी है, सेटिस्फाइड है या नहीं, या उसे लग रहा है कि नहीं यार इतने में क्या होगा, मुझे तो और सीखना है तभी मैं ये काम कर पाऊंगा, तो हाउ द ट्रेनी इज फीलिंग आफ्टर दी ट्रेनिंग, तो इवेलुएट करने के लिए हम उनका रिएक्शन लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, ठीक है, फीडबैक फॉर्म में भरवाते हैं। लर्निंग लेवल चेक करने के लिए हम नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड चेक करते हैं, ठीक है, टेस्ट लेते हैं, क्विज लेते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है। बिहेवियर मतलब एप्लीकेशन होगा लर्निंग का वर्क प्लेस पर, मतलब आपको जो सिखाया गया है अब आप उसे कैसे लेते हैं, ओवर टाइम इसको ऑब्जर्व किया जाएगा, मतलब उसको वो टास्क करने दिया जाएगा, उसका बिहेवियर चेक किया जाएगा कि भाई जैसा सिखाया वैसा कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ और ही कर रहा है। फिर जो रिजल्ट निकल के आया है वो सही है नहीं है, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट रिडक्शन, प्रॉपरली यूज़ हुआ है, एफिशिएंटली काम हुआ है नहीं हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम जो है उस पर डिपेंड करता है,
ये 4 लेवल होते हैं ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के, जो कि दिए थे कर्कपैट्रिक मॉडल्स ने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, नाम मत भूलना। क्या टूल्स होते हैं ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के? प्री और पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट होता है, आप एक टेस्ट पहले ले लो, आप ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट ले लो, ये टूल हो गया है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स होता है, कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं, परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने पास में, ये भी एक टूल हो गया। इंटरव्यू और सर्वे ले लिया, ये भी एक टूल हो गया। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंडिकेटर्स, ये भी एक टूल हो गया। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कितनी बड़ी है, एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, ये भी एक इंडिकेटर हो गया। पेन पेपर बेसिस पर या फिर किसी काम करने की क्षमता किसी मॉनिटर से या मशीन से अगर की जा सकती है तो वेल एंड गुड, ये सारे टूल्स कहलाएंगे। ओके, सो टॉपिक यहीं खत्म होता है, तो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड ऑल से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने जून 25 के पेपर से लिया है। इसमें इन्होंने पूछा है परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक यूज टू रेट क्रिटिकल एम्प्लॉय बिहेवियर। ठीक है, एम्प्लॉय बिहेवियर को रेट करने के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक इसमें से कौन सी यूज होती है? IQAC नहीं है, IQAC इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस करके एक वो है, जो कि नेक की गाइडलाइंस आता है, यूनिवर्सिटी लेवल के लिए होता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, तो ये तो क्रॉस हो गया। MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है, MBO एक्चुअली में यूज होता है फॉर जो भी काम हम कर रहे हैं, गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ है उसलिए होता है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए नहीं होता। दो है हमारे पास में जो कि दोनों बिहेवियर पे काम कर रहे हैं, बार्स और BOS, इन दोनों में से कौन सा सही है, चलो देखते हैं। BOS, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था बिहेवियर को रेट करना है। ठीक है, बार्स बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल है, ये क्रिटिकल इंसिडेंट्स है, यस, बट ये एंकर करता है परफॉर्मेंस लेवल को, ना कि ऑब्जर्व्ड, नॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व्ड बिहेवियर्स। परफॉर्मेंस लेवल जो है वो कितना अच्छा है, ये उसको बिहेवियरली एंकर्ड, ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो बिहेवियर है उनका वो कैसा कितना अच्छा हो रहा है उसको ये देखता है, बट ये बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल नहीं है, मतलब बिहेवियर को स्केल करने वाला नहीं है। ठीक है, तो हाँ, आंसर जो है हमारा वो BOS है। फिर सेकेंड क्वेश्चन जून 24 के पेपर से, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ 5 phases दैट कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हमें जो स्टेजेस हैं उसको हमें जमाना है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले पढ़ लेते हैं। HR स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, आइडेंटिफाई HR स्ट्रैटेजीज, स्कैन द एनवायरनमेंट, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट HR स्ट्रैटेजीज, आइडेंटिफाई एंड सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें स्कैन करना पड़ेगा एनवायरनमेंट को, क्योंकि पहले देखना है ना कि HR स्ट्रैटेजीज कहाँ ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रैटेजी ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम पहले से प्लान कर लें तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। मतलब इन केस मैंने एग्जांपल बताया था आपको कि एक बिजनेस मैंने खोला है, सेम वैसा ही बिजनेस मेरे बाजू में खुल चुका है। ठीक है, तो मैं कैसे उससे बेहतर हो सकती हूँ, मैं आगे कैसे उससे निकलूंगी, तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो एनवायरनमेंट स्कैन करना पड़ेगा कि मेरे आसपास मेरा कोई कंपटीशन तो नहीं है। फिर सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मुझे निकालना है। ठीक है, फिर मैं HR स्ट्रैटेजी निकालूंगी, आइडेंटिफाई करूंगी कि अब उससे compete करने के लिए कौन सी HR स्ट्रैटेजी जो है वो मेरे काम आएगी, है ना। फिर मैं मॉनिटर इवैल्यूएट, इवैल्यूएशन मॉनिटर हमेशा लास्ट में आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, कोई भी ऑपरेशन हो मॉनिटर इवैल्यूएशन उसके हमेशा लास्ट में आएगा, तो D तो हमारा लास्ट है। तो अभी तक हम पहुंचे थे आइडेंटिफाई HR स्ट्रैटेजीज तक, फिर HR स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया, आइडेंटिफाई किया कौन सी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, और हमने फिर क्या करी, फॉर्मुलेशन कर दिया, लगा दिया उसको कि ये वाला स्ट्रैटेजी लगाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में होगा मॉनिटर। आया समझ में? तो आंसर होना चाहिए हमारा पहले स्कैन C, फिर E, हाँ सेकेंड वाला हमारा आंसर है। ठीक है, CB, पहले B नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं, आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो 2 हमारा आंसर है। चलो चेक करते हैं सही है नहीं है, सही है। ठीक है, पहले स्कैन करना है एनवायरनमेंट को, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन मैनेजमेंट फॉलोज सेम डिसिप्लिन लॉजिक है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले स्कैन करेंगे एनवायरनमेंट को कि हमारे आसपास इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, है ना, तो स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग होगी। आइडेंटिफाई करना है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहाँ है, हाउ पीपल स्किल कल्चर कैपेबिलिटीज आर क्रिएटिंग सस्टेनेबल एडवांटेज, है ना, कहाँ कहाँ पर स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। फिर HR स्ट्रैटेजीज निकालेंगे, फिर उसको फॉर्मुलेट करेंगे और फिर इवैल्यूएट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी जून 24 के पेपर से है। यहाँ पर जॉब एनालिसिस के प्रोसेस को अरेंज करना है। ठीक है, जॉब एनालिसिस कैसे होता है इसको अरेंज करना है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, गैदर इंफॉर्मेशन। पहले होगा स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। ठीक है, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस यानी कि पहले हमें पता लगाना है कि हमें ये जॉब जो है वो क्यों करवाना, मतलब क्या ओपनिंग क्यों करानी है, क्या गोल है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बनानी, क्योंकि हम यहाँ पे SHRM की बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पहले आएगा। फिर गैदर इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि भाई किस तरीके का आपको जॉब चाहे, मतलब कैसा पर्सन चाहिए जॉब एनालिसिस के लिए, किस किस तरीके का काम करने वाला बंदा चाहिए। फिर प्रोसेस इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करेंगे, सब कुछ एक, मान लो कि एक प्लेटफॉर्म पर आप लेकर के एक पेपर पे आपने निकाला। ठीक है, उसके बाद में जॉब डिस्क्रिप्शन आता है। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि अब हमने निकाल दिया कि भाई ये पोजीशन के लिए हमें इस तरीके का बंदा चाहिए, ये उसके स्किल, ये उसका नॉलेज होना चाहिए, क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। फिर जॉब स्पेसिफिकेशन देंगे, यानी हम उन्हें बताएंगे कि ये जो है उसका जॉब रोल होगा। ठीक है, तो आंसर है हमारा थर्ड वाला सी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद में है डी, और फिर बी है, और फिर ए है। ठीक है, करेक्ट। फर्स्ट, मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाई जॉब एनालिसिस इज बीइंग डन, है ना। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों करना है। स्ट्रैटेजिक चॉइस, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के साथ बताया कि मुझे कोई नया पर्सन हायर करना है तो क्यों करना है, तो मैं गोल डिसाइड करना है भाई कि क्यों करना है। फिर इंफॉर्मेशन गैदर होगी, डाटा सब कुछ लिया जाएगा यहाँ से वहाँ से। फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी कि अच्छा ठीक है इसलिए हमें चाहिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं जॉब, निकाल रहे हैं, प्रोसेस हमने पूरा कर लिया इन्फॉर्मेशन को। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन सामने आएगा कि ये पर्सन हमको इस टाइटल के लिए या इस ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए चाहिए। स्पेसिफिकेशन कि वही चीज़, एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, ये सब होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन भी जून 24 के पेपर से, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफ एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्टाफ का एम्प्लॉयमेंट करना है तो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होगा, ये देखना है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, एडवर्टाइजमिंग, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग। तो सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट ही होगा, क्योंकि जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा भाई पता कैसे चलेगा एम्प्लॉय को कि इस फलाना फलाना ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है ना। तो पहले एडवर्टाइजमेंट होगा, उसके बाद में ओरिएंटेशन, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट होगा, है ना। वो एडवर्टाइजमेंट आपने दिया, उसको देख करके वो पर्सन आया। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, उसका सिलेक्शन किया। रिक्रूटमेंट यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, रिक्रूटिंग प्रोसेस क्या होती है, आप इंटरव्यू ले रहे हो। ठीक है, या आप उससे डॉक्यूमेंटेशन या जो भी आपको चाहिए, आपने पूछा कि लास्ट आप कहाँ काम करते थे, कितना आपका सैलरी था, ये रिक्रूटिंग प्रोसेस है। फिर उसका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन आपने उसका कर लिया, प्लेसमेंट आपने उसका कर दिया। ठीक है, कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, हमने इसको इस पोजीशन के लिए प्लेस कर दिया। ठीक है, फिर आएगा ओरिएंटेशन, फिर हम उसे बताएंगे पूरा ऑफिस के बारे में कि कैसे यहाँ पर काम होता है, क्या हमारी पॉलिसीज हैं, आपको इतना सैलरी मिलेगा, ये आपका काम होगा। ठीक है, वो उसके एम्प्लॉयमेंट लेटर पे साइन करवाना है और सब कुछ। फिर लास्ट आता है ट्रेनिंग, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी स्किल बेस्ड काम उसको करना है उसकी उसको ट्रेनिंग मिलेगी। देखा जाएगा कि भाई कहाँ इसको कैसे स्किल यूज़ करना है, उसको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या था, फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, सेकेंड हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब कि इंटरव्यू वगैरह लेना होता है, थर्ड प्लेसमेंट होती है, फोर्थ ओरिएंटेशन होता है, और फिफ्थ ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो डी बी CDB ये सेकेंड वाला है। ठीक है, करेक्ट है, CDBAE हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखो HR लॉजिक फॉलो, अट्रैक्ट मोर प्रिसाइसली, चूज, सोशलाइज एंड डेवलप, ये की पॉइंट आप याद कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिसंबर 2019 के पेपर से लिया है, और क्वेश्चन है बार्स इज अ टूल यूज्ड फॉर। बार्स टूल किसके लिए यूज होता है, तो बार्स टूल अभी हमने पीछे सेकेंड वाला क्वेश्चन जो हमने देखा था वहां पर हमने देखा कि बार्स और BOS, बॉस के बारे में हमने देखा था। ठीक है, दोनों ही जो है वो बिहेवियरल, क्रिटिकल बिहेवियर के ऊपर है, मतलब एम्प्लॉय का क्रिटिकल बिहेवियर रेट करने के लिए होता है ना, और परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए टूल यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेकिंग क्वालिटी फूड तो नहीं है,
और डिजाइनिंग लेआउट प्लान भी नहीं है, फीडबैक कम्युनिकेशन भी नहीं है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए यूज होता है, ठीक है। दोनों ही बिहेवियरल होते हैं, बट बार्स जो होता है ये मोस्टली डिपेंडेंट ऑन, इट एंकर्स ऑन द परफॉर्मेंस, जो आउटकम निकल के आया उसके ऊपर होता है। बिहेवियर के ऊपर मोस्टली बॉस होता है, ठीक है। सो बार्स बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल है। इट evaluates एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाय एंकरिंग रेट पॉइंट्स टू स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल जॉब behaviors derived from critical incidences, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जल्दी से दूसरा वीडियो में लेकर के आऊंगी, कोशिश करी हूँ जल्द से जल्द, अब हम फटाफट से अपना कोर्स जो है कंप्लीट है ताकि रिवीजन का आपके पास में अच्छा टाइम बचे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। नर्चर नेट को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है बहुत से लोगों ने, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। एंड ऑल्सो पुट योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन, और आप लोग अपना नॉलेज भी जो शेयर करते हैं मेरे साथ में, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ कीप कनेक्टेड विद अस। ओके, थैंक यू।